की अंतिम यात्रा पार्थिव शरीर निगमबोध घाट के लिए रवाना हो रही है। कांग्रेस दफ्तर से निगमबोध घाट तक अंतिम यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, ऐसी बात भी है। सुबह 11:45 पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी निगमबोध घाट पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगम घाट पहुंचेंगे। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पर गए थे, जब पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर रखा गया था। और आज भी ये खबर है कि निगमबोध घाट पर, जहां पंचतंत्र में विलीन होंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो निगमबोध घाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी बड़े दिग्गज नेता निगमबोध घाट पर भी आ जाएंगे। कांग्रेस दफ्तर में आपने देखे कि जन सैलाब उमड़ा और उसके बाद जब निगमबोध घाट के लिए कांग्रेस दफ्तर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जब निकला तो जल सैलाब उमड़ पड़ा। राजकीय सम्मान के साथ आज इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक पूरे देश में है और सरकारी कामकाज ठप है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जितनी भी बातें की जाएं, जो भी अपने पूरे जीवन में उन्होंने किया, उसका वर्णन कई दफ़ा दोहराया जाएगा। उन्हें याद किया जाएगा अर्थशास्त्री के रूप में, राजनेता के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में, एक विशिष्ट नेता के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम याद करते हैं। ज़िंदगी का वो सफ़र, वो चैप्टर जो उन्होंने निभाया, चाहे वो बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर हो 10 साल का, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर के तौर पर हो 10 साल का, या एक पुत्र, एक पति, एक बालक के रूप में हो, हर एक चैप्टर जो एक जीवन का होता है, हर एक शैली इन्होंने बड़ी प्रखर तरीके से उसको निभाया है। अच्छे तरीके से, बेहतर शैली में, जिसको जीवन जीने का ढंग बोला जाता है, शैली जिसको बोली जाती है, वो क्या था, वो मर्मरता क्या थी, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पता थी। जीवन क्या है, उनको ये बात पता थी। और ये देखिए कि 1972 में कैसे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे। वो 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में ये जन्मे और एक गरीब परिवार से जन्मने वाला एक व्यक्ति, एक बच्चा जिंदगी के उस परचम तक पहुंचेगा। शायद ये सपना सब देखते होंगे, लेकिन उस सपने को साकार भी, उस सपने को जिया भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। विभाजन के बाद पाकिस्तान से पूरा परिवार भारत आया और भारत में आने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की, ऑक्सफोर्ड से डीफिल किया और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक रहे। और वो टर्निंग पॉइंट इनका सबसे ज़्यादा रहा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में सलाहकार भी वो रहे। उसके बाद से जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1971 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्होंने वो कर्तव्य निभाया। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वो दायित्व निभाया। 26 सितंबर 1932 को हम बता रहे हैं कि तो 1932 का सफ़र ख़त्म 2024 में, दिसंबर के आखिरी साल में ख़त्म हो गया। लेकिन जो काम उनके द्वारा किए गए, जो हाथों के, जो कलम से उनके चीज़ें लिखी गई, वो हर पल वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। जो दायित्व उनके द्वारा निभाए गए, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ड्यूटीज़, मॉरल्स, एथिक्स जो उन्होंने इस धरती पर रह के निभाए, अपनों के बीच में, देश के बीच में, देश के लिए, देश के नीतियों के लिए, देश के पिलर्स के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो भी काम उन्होंने किए, वो काम को ही हम याद करते हैं और काम के ज़रिए ही हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तस्वीरें आप सीधे लाइव देख रहे हैं दिल्ली के, ये सीधे तस्वीरें जब आज पार्थिव शरीर उनका अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ा है और निगमबोध घाट के लिए ये लंबा सफ़र तय करता हुआ नज़र आ रहा है पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जब मूवी आई थी तो उसके लिए भी आपने देखा कि जिस एक्टर ने इसको निभाया, अनुपम खेर जी ने, उन्होंने कहा कि ज़रूर वो सब्जेक्टेबल ऑप्शन रहा, वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भरे रहा, लेकिन जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एडमायर उन्होंने उस रोल को निभाने के लिए उन्होंने किया, जो इंट्रैक्शन उनका पूर्व
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से लिया और कितने काइंड और जिसको दयालु और उदारता जिसको बोलते हैं, वो व्यक्तित्व जब उन्हें वो लाइफ स्टाइल, वो व्यक्तित्व जब जीने का मौका मिला तो वो शायद ही बतौर एज अ पीएम, एज अ गवर्नर, शायद ही ऐसे व्यक्तित्व कोई धारण करता हो, इतना काइंडनेस कोई अपने जीवन में धारण करता हो। और यही शायद एक कहते हैं कि एक स्टाइल जीवन की, एक शैली जो एक माइलस्टोन की तरह साबित होती है, जो आपके दिल में एक छाप, अमिट छाप जो छोड़ जाती है, वो अमिट छाप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सबके दिलों पर छोड़ के चले गए हैं। तो ये दो तस्वीरें एक तरफ देखिए, कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम विदाई के लिए रखा गया था और पंचतत्व में विलीन होने के लिए जब वो सफर तय करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब इस बीच आपको अलवर से बड़ी खबर बताते चले। देर रात बारिश के साथ ओले गिरे हैं और अलवर जिले में मावठ का भी आगाज हुआ है। जिले में बारिश के साथ तेज ओलावृष्टि हुई। कई गांव में सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि मावठ तो रबी की फसलों के लिए बेहद ही अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ ओलावृष्टि जो हुई वो फसल को बर्बाद कर रही है। ओलावृष्टि प्रभावित किसानों ने सर्वे की मांग की है। किसानों की चिंताएं क्योंकि बढ़ गई है। मावठ गिरी तो किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन जैसे ही उसके साथ ओलावृष्टि हुई उसके बाद किसानों की टेंशन बढ़ गई, उनके माथे पर सिकन आने लगी, क्योंकि वो अपनी फसलों के लिए लेकर चिंतित हो गए। और अब किसानों ने सर्वे की मांग कर डाली है कि सर्वे कराया जाए कि कैसे हम अपने फसल को बचाएं। मावठ की वजह से आप देखिए कि चाहे सरसों हो, गेहूं हो, चना हो, ये सारी जो फसलें हैं वो रबी फसल कही जाती हैं, और जब खेतों में ये मावठ के साथ ओलावृष्टि हुई तो इन्होंने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम में अचानक से हुई बारिश से ठंड बढ़ गई। दौसा में बीती दिन बारिश हुई तो देर रात में बारिश के साथ ओले भी गिरे। कई इलाकों में तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। बारिश और ओले गिरने से पारा और गिर गया, ठंड बढ़ गई। बता दें ये बारिश चना, सरसों, गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी, जबकि ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ। भरतपुर में देर रात हुई बारिश के बाद लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग सर्दी से परेशान हो रहे हैं। सर्दी के साथ चलने वाली सर्द हवाओं से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। भरतपुर में देखिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दिनचर्या प्रभावित हो चुकी है लोगों की, क्योंकि हवाओं बारिश तो हो रही है, जो हवा चल रही है वो भी ठंडी चल रही है, जिस वजह से सर्दी का एहसास और ज्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए लोग अब अपने आप को कैसे बचाएं उसके लिए इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अलाव हो या कोई और व्यवस्थाएं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते कोटा में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। कोटा में 40 मिनट में 3.7 यानी 3.7 mm बारिश दर्ज की गई है। कोटा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार तो रोकी दी है, लेकिन उसके साथ ही हल्की हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है तो बदल गया है हाड़ौती में मौसम का मिजाज। कोटा, बूंदी, बारां के कई इलाकों में तेज बारिश, कहीं हल्की बारिश तो कहीं ओले जो है वो गिरे हैं। 40 मिनट की बारिश में कोटा में 3.7 mm बारिश दर्ज की गई है। हालांकि इस बारिश के साथ 5 डिग्री तक तापमान बढ़ा है, यानी कि सर्दी का जो असर है वो कम हुआ है, लेकिन अगले 3 दिन तक मौसम विभाग के अनुसार ये जो नया पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय रह सकता है। अगले 2 दिन घना कोहरा रहने वाला है। उसका असर जो है वो फिलहाल देखा जा सकता है। अभी भी शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा फिलहाल आज बना हुआ है। कोटा के किशोर सागर तालाब पर खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोहरे के असर के साथ में जो तस्वीरें हैं वो खुद यहाँ पर अपनी कहानी को बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो कोहरे के आगोश में यहाँ पर लिपटी हुई हैं और किस तरह से ये इमारतें धुंधली नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की अगर बात करें तो अगले 3 दिन तक जो इफेक्ट है नए पश्चिमी विक्षोभ का वो रह सकता है। इस तरह का जो बदलाव है वो मौसम के अंदर दर्ज किया जा सकता है। एक अच्छी बात ये जरूर है कि इस फसल के इस मावठ की बारिश के चलते किसानों को
जो है वो फायदा है, क्योंकि सरसों की बात करें, गेहूं की बात करें, चने की बात करें, तो इन फसलों को मावठ की इस बारिश से फायदा मिलने वाला है। यानी किसानों के लिहाज से ये मावठ की बारिश अच्छी कही जा सकती है, लेकिन मौसम के इस बदलाव के चलते जो है वो बेमौसम बारिश के चलते लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और बीकानेर में आज मौसम के बदला मिजाज देखने को मिला है। सुबह से शहर में घने कोहरे छाए हुए हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। कुछ ही दूरी के बाद सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, बीकानेर की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी दूर तक तो लगेगा कि सड़क साफ है, लेकिन थोड़ी दूर के बाद कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी 0 के बराबर है, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। मैं जोधपुर जा रहा हूँ, मेरे पेपर है इसलिए जोधपुर जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कोहरा है बीकानेर में। तो कैसी ठंड कैसी लग रही है? वस्त्र तो पहन रखे हैं, बाकी है ठंड, खूब कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जोधपुर से आए हैं, यहाँ पर एग्जाम है। बहुत ठंड है, कोहरा ज़्यादा है। आज पहली बार कोहरा पड़ा है। जोधपुर से भी ज़्यादा ठंड है क्या? हाँ, आज जोधपुर से ज़्यादा ठंड है। कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आने जाने में अचानक से सर्दी बढ़ गई है, तो फिर दिक्कत होती है। और मैं कहीं जा रही हूँ मेरे घर पे। हार्ट के मरीजों के लिए सर्दियों का सीजन बेहद सावधानी रखने वाला होता है, क्योंकि हार्ट के मरीजों के लिए सर्दियां खतरनाक हो सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार इस सीजन में हार्ट अटैक का खतरा 20 से 30% ज्यादा होता है। ऐसे में सर्दियों में कैसे रखें दिल का ख्याल, देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम और स्वास्थ्य का सीधा संबंध होता है। गर्मियों में खानपान में सावधानी बरती जाती है, तो सर्दियों में खानपान में विशेष व्यंजन शामिल कर सेहत बनाने पर फोकस किया जाता है। दरअसल सर्दियों को हेल्दी सीजन माना जाता है, यानी इस मौसम में अच्छे खानपान और शारीरिक व्यायाम से सेहत बनाई जा सकती है। मगर सर्दियों में हार्ट के मरीजों के लिए थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। सर्दी में हार्ट अटैक के कारण 31% तक खतरा बढ़ जाता है। ठंड के कारण धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे हार्ट की मसल्स को कम ऑक्सीजन मिलती है। सर्दी बढ़ने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। खून का गाढ़ापन बढ़ने से खतरा बढ़ जाता है। तो सर्दियों में प्लेटलेट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो खून का थक्का बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा बात कि हम हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, सर्दियों में पानी कम पीते हैं। तो जब हाइड्रेशन कम होता है तो भी खून का थक्का बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास मैं देखता हूँ कि कम से कम 50% हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ गई है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक्सट्रीम वेदर। जैसे मैंने बताया ना, वो एक्सट्रीम खुशी, ऐसे एक्सट्रीम वेदर की वजह से हार्ट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, खून के अंदर गाढ़ापन बढ़ जाता है, और जो लोग स्टेबल होते हैं उनके अंदर से एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट फेलियर होने की संभावना रहती है। डॉक्टर्स के मुताबिक कड़ाके की सर्दियों में हार्ट के मरीजों और बुजुर्गों को विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। ज्यादा ठंड हो तो घर पर ही रहें, कमरे को हीटर या ब्लोअर से गर्म रखें, वजन ना बढ़ने दें। डाइट में मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करें। पर्याप्त पानी पीते रहें। स्ट्रेस को मैनेज करें। 15 दिन में चेक कराएं ब्लड प्रेशर। कि आपको एक्सट्रीम वेदर से बचना है। इस समय हम सारे बुजुर्गों से और हार्ट पेशेंटों से निवेदन करते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, हल्की एक्सरसाइज करें, भारी एक्सरसाइज ना करें, ठंडे पानी का नहाने में उपयोग ना करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सर के ऊपर पानी डायरेक्ट ना डालें, पहले पानी सर पैरों में डालें, और कोशिश करें कि ठंड के अंदर वेदर एक्सपोजर से बचना चाहिए। मतलब बहुत जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको बहुत अर्ली मॉर्निंग में निकल कर नहीं घूमना चाहिए। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरा, जब निकलें तो ठंड से एक्सपोजर नहीं हो, कम से कम कपड़े अच्छे पहन के निकलें और फिर वॉक करें। बहुत हैवी एक्सर्शन ना करें, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन ना करें। अपने आप को वार्म रखें,
है ना, सर्दी से एक्सपोजर जितना कम होगा उतना अच्छा है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है और ऐसे में सीजन में स्वास्थ्य का ख्याल रखकर हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि सीजन में सीने में दर्द, जलन जैसी कोई भी समस्या होने पर खुद डॉक्टर बनने, मनमर्जी का इलाज लेने या फिर इग्नोर करने से बेहतर है डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार इलाज लिया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको कोटपुतली से बड़ी खबर बताते चलिए। ऑपरेशन चेतना पर सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एनडीआरएफ के 2 सदस्य 170 फीट गड्ढे में उतर गए हैं। महावीर और जयवीर कैप्सूल के जरिए गड्ढे में उतरे हैं। गड्ढे में ऑक्सीजन का लेवल नापा जा रहा है। 20-20 मिनट तक गड्ढे में वातावरण की जानकारी ले रहे हैं और कुछ ही देर में एल बैंड तकनीक से सुरंग की खुदाई की जाएगी, क्योंकि लगभग 20 मीटर की दूरी बताई जा रही है जितनी दूर की सुरंग खोदी जाएगी। और 20 मीटर खोदने में सुरंग में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। और दूसरी बात, आपने देखा कि कितनी टेक्निकल फॉल्ट्स आ गई थी और मौसम भी खराब हो गया था, जिस वजह से वो जो पाइप लोहे की पूरी डाली गई है उसमें स्क्रू को टाइट करने में कितनी सारी समस्या आई थी। रोज ऐसा लग रहा था कि जो रैट माइनर्स हैं वो अंदर जाएंगे और उसके बाद से वो शाम तक होते होते जाएंगे, लेकिन शाम तक होते होते कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी कि अगले दिन के लिए वो टाली जाती थी। लेकिन अब वो दिन फिलहाल खत्म हो चुका है कि अब इंतजार करना पड़े कि कब जो महावीर और जयवीर हैं जो कैप्सूल के जरिए गड्ढे में गए हैं तो वो कब जाएंगे। तो खैर ये इंतजार तो आपका खत्म हो चुका है। महावीर और जयवीर कैप्सूल के जरिए गड्ढे में उतर गए हैं। अब ऑक्सीजन का लेवल नापा जा रहा है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल होना, मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी जो पाइप डाली गई है, जो रिंग है पाइप की, उसी के अंदर से होते होते नीचे 20 मीटर का टनल खोदना है, जहां पर 130 फीट की दूरी पर वो मासूम 3 साल की चेतना पिछले 6 दिनों से है वहां पर। ज्यादा अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से हीरालाल संवाददाता जुड़ गए हैं। हीरालाल, कम से कम ये जो टेंशन थी कि कब वो लोग उस गड्ढे में जाएंगे, तो वो टेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन अब क्या हो रहा है वहां पर? ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कितनी देर में क्या जानकारी मिल पाएगी? जी देखो, मैं बताना चाहूंगा, जो 170 फीट गहरा जो पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था उसमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। जो महावीर प्रसाद जाट जो एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं और एक जयवीर नाम के जो सदस्य हैं, उनको कैप्सूल के जरिए इस 170 फीट गहरे गड्ढे में उतारा जा रहा है। वो वहां जाकर जो ऑक्सीजन लेवल है, भौगोलिक स्थिति है, अन्य प्रकार की जो वहां का वातावरण है उसकी जानकारी ले रहे हैं। 20 मिनट तक वो इस कैप्सूल के अंदर रहेंगे। और अभी उस कैप्सूल से जो टीम के सदस्य नीचे गए थे, वो प्रथम जो टीम थी वो उसका एक सदस्य बाहर निकाल लिया गया है। अब वो आकर ऊपर अधिकारियों को बताएंगे कि नीचे की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, कितना ऑक्सीजन लेवल है। साथ में जो ऑक्सीजन पाइप है वो भी उस गड्ढे में लेकर गए थे। तो मॉनिटरिंग लगातार जो अधिकारियों द्वारा की जा रही है और वो अब अधिकारियों को आकर बताएंगे। जो टीम के जो अधिकारी हैं, रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं, वो लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं ऑक्सीजन लेवल की। अब वो जानकारी देंगे कि कितना नीचे समय लगता है, किस प्रकार की स्थिति है, कितनी देर वो उसमें रह सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं होगी, मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी गिरने का डर तो नहीं है। इसके बाद भी दूसरी टीम के जो सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, उनको भेजा जाएगा। वो भी 20 मिनट तक वो उस गड्ढे में रहेंगे, भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेंगे, ऑक्सीजन लेवल को नापा जाएगा। इसके बाद वो फिर तीसरी टीम को भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो 1 घंटे का समय लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं है वो अंतिम चरण की ओर है। उसके बाद जो एल बैंड की सुरंग है वो भी इसी प्रकार से एक टीम है जिसमें 2-2, 3-3 जो सदस्य हैं वो नीचे जाएंगे, मैनुअली खुदाई करेंगे और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंतिम चरण का जो प्रक्रिया है उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है हीरालाल, अब ये बताइएगा कि एल बैंड के जरिए जो एल बैंड तकनीक से जो खुदाई की जाएगी अंदर मैनुअली, वो कितने मीटर की होनी है और वो कब तक शुरू हो पाएगी और लगभग कितना समय उसमें लग पाएगा? क्या आज ये ऑपरेशन आखिरी चरण पर पहुंच तो गया है, लेकिन क्या सफलतापूर्वक आज पूर्ण भी हो जाएगा या नहीं? देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो 170 फीट गहराई पैरेलल गड्ढा जो खोदा गया है उसमें जो अंतिम चरण की ओर जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें जो टीम के सदस्य नीचे उतरे हैं, तो प्रथम जो टीम थी वो निकल के बाहर आ गई है। 20 मिनट तक वो टीम के सदस्य अंदर रहे हैं। जो अन्य 2 टीमें हैं वो भी 20-20 मिनट के अंतराल में नीचे जाएंगी और पूरी भौगोलिक स्थिति समझकर फिर बाहर आएंगे। तो पूरा 1 घंटे का जो प्रोसेस है उसके होने के बाद अधिकारी आपस में चर्चा करेंगे कि जो एल बैंड की खुदाई है वो कितनी देर में शुरू करनी है। उसके बाद जो खुदाई का कार्य होगा
वो करीबन 5 से 6 घंटे तक चलेगा, क्योंकि वो सारा जो प्रोसेस है वो मैनुअली होगा, हाथों से वो खुदाई होगी। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए इस खबर पर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। आलम यह है कि 150 रिजॉर्ट में लगाए गए 5000 से ज्यादा टेंट लगाए और नए होटल भी कम पड़ रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि 31 दिसंबर तक दुगनी कीमत में भी टेंट उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर बहुत अंडररेटेड सिटी है, बट इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। 1.5 दिन के राउंड का प्लान करके आए थे, बट जैसे ही फोर्ट में आए तो हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है वापस। और यहाँ का आर्किटेक्ट और फूड दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। और यहाँ के राजा रानी अभी भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये है स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहाँ चारों तरफ सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। नए साल को देखते हुए सैलानियों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। 31 दिसंबर की शाम तक यहाँ करीब 3 लाख सैलानियों के आने की उम्मीद की जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसायियों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। मेरा काफी दिन से प्लान बन रहा था जैसलमेर आने का, फाइनली अब अभी हम सैंड ड्यून्स वगैरह जाएंगे, वहाँ का और देखते हैं वहाँ का क्या प्लान है। जैसलमेर को लेकर आप विशेष क्या कहोगे? अच्छा, यहाँ का कल्चर अच्छा लगा हमें। जैसलमेर में पर्यटन के पीक सीजन में सैलानियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा लगता है। ऐसे में होटल, रिसोर्ट और फ्लाइट सभी महंगे हो जाते हैं। कड़ाके की ठंड में जैसलमेर घूमने का आनंद सबसे ज्यादा है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहाँ तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ऐसे में लोग यहाँ आने से कतराते हैं, जबकि सर्दियों में जैसलमेर घूमने का सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल बन जाता है। जैसलमेर बहुत अंडररेटेड सिटी है, बट इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि 1 डे इज़ नॉट इनफ, आपको कम से कम 2-3 दिन चाहिए यहाँ का। अगर आपको ट्रू वैल्यू और ट्रू कल्चर से अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो फिर आपको यहाँ पे 1-2 दिन रुकना चाहिए। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। इट इज़ मोर ब्यूटीफुल देन जयपुर। जैसलमेर में सोनार फोर्ट, हवेलियां, झरोके, समकुहड़ी के रेत के धोरे, सनराइज और सनसेट के मनोहरी नजारे, कैमल सफारी, कल्चर नृत्य कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जीप राइड, पैरा मोटर, डेजर्ट स्कूटर और पैरा सीलिंग आदि सैलानियों को लुभाते हैं। जैसलमेर आए थे तो हम 1.5 दिन के राउंड का प्लान करके आए थे, बट जैसे ही फोर्ट में आए तो हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है वापस, क्योंकि जो इसकी गलियां हैं, जो शॉप्स वगैरह हैं, जो मटेरियल मिल रहा है, इट्स लाइक कि भाई आप रुको यहाँ पे, उस कल्चर को फील करो। तो अगर आप में से कोई भी जैसलमेर आता है तो प्लीज़ 2 से 3 दिन निकाल के आइए, आराम से फील लीजिए। पीक सीजन में जैसलमेर में रहने के लिए जो टेंट 1 महीने पहले तक 3 से 4 हजार रुपए में मिल रहा था, वो अब 10 हजार में भी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही 1500 रुपए रेंट वाला कमरा 5000 तक बुक हो रहा है, जबकि 31 दिसंबर की शाम के लिए टेंट 15,000 से 35,000 रुपए में बुक हो रहे हैं। जैसलमेर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का आर्किटेक्ट और फूड दोनों ही चीज़ें